एकमात्र कारण नहीं, गरीबी आतंकवाद का एकमात्र कारण नहीं है। हाँ, गरीबी से आतंकवाद की जमीन जरूर उर्वर होती है, और यह देखा गया है कि गरीब देशों में इसीलिए आतंकवाद पनप रहा है। हालांकि यदि गरीबी ही आतंकवाद का कारण होती तो हमने बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा आतंकवाद उड़ीसा, झारखंड, बीमारू राज्यों में मिलना था, जबकि आतंकवाद मिला सबसे अमीर राज्य में जिसका नाम था पंजाब। तो यह लॉजिक खारिज हो गया। अशिक्षा की जब बात आती है तो यह कहा जाता है कि कम पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करना आसान होता है, और ब्रेन वॉश करना आसान होता है तो स्वाभाविक तौर से उन्हें धर्म, विचारधारा, नस्ल, भाषा यानी किसी आइडियोलॉजी के आधार पर बरगलाकर आतंक से जोड़ना संभव है। बिल्कुल सही बात है, और यही देखा गया है कि इस्लामिक आतंकवाद के पीछे यही कारण है, क्योंकि इन देशों में इलिटरेसी बहुत ज्यादा है और इसीलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। लेकिन फिर मेरा एक प्रश्न है, तो फिर इंजीनियर लादेन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा उमर शेख, ठीक, जेएनयू और डीयू से पढ़ा आपका जो वो था जिसने संसद पर हमला जिसने किया था, ऐसे लोग आतंकवादी क्यों बने? यदि अशिक्षा ही कारण है तो पढ़े लिखे लोग आतंकवादी क्यों बनते हैं? और सबसे नया सवाल, फिर शहरी नक्सली क्यों है? फिर यूनिवर्सिटीज के बुद्धिजीवी आतंकवाद से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि नक्सलवाद भी एक तरीके का क्या है? आतंकवाद है। तो यहां जवाब यह मिलता है कि आतंकवाद के पीछे शिक्षा का अभाव एक कारण हो सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा कारण है गलत शिक्षा। अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक है गलत पढ़ा लिखा व्यक्ति। और यह देखा गया है कि आतंकवादी वो लोग हैं जिन्हें गलत पढ़ाया गया है, चाहे वो मदरसों से पढ़ाया गया हो, चाहे वो आश्रमों से पढ़ाया गया हो, चाहे वो मिशनरियों से पढ़ाया गया हो, चाहे वो बौद्ध मठों, मोनेस्ट्रीज से पढ़ाया गया हो। आजकल तो आप बर्मा में देखते हैं, वहां तो बौद्ध आतंक भी हो गया है। किस धर्म को आतंक से अलग करोगे आप? यदि गलत पढ़ाई कराई गई है, धर्म की गलत शिक्षा दिलवाई गई है, तो वो आतंकवादी बनने का एक कारण है। एक और बात, अब आप कहोगे लादेन और उमर शेख जो थे, इनको तो सही शिक्षा मिली थी, ये तो कैम्ब्रिज से पढ़ लिए जो लोग हैं, जो हार्वर्ड से पढ़े लोग हैं, वो आतंकवादी क्यों बन रहे हैं? तो उसकी भी एक व्याख्या है, और वो व्याख्या ये कहती है कि शिक्षित व्यक्ति सही राह पर चलेगा या नहीं, शिक्षित व्यक्ति सही राह पर चलेगा या नहीं, यह इस बात से तय होता है कि शिक्षा उसके विचारों तक पहुंची या उसके संस्कारों तक। यदि शिक्षा उसके विचारों में आकर ठहर गई तो उसका प्रभाव अल्पकालिक था, और उस शिक्षा को किसी विकृत शिक्षा से प्रतिस्थापित होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो शिक्षा विचारों से संस्कारों तक पहुंच गई, उसकी जीवन शैली का हिस्सा हो गई, तो फिर वो व्यक्ति उस शिक्षा के बताए रास्ते पर जरूर चलेगा। उदाहरण के लिए, सिगरेट के डब्बे पर लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये शिक्षा आम नागरिकों के विचारों तक है, इसलिए वो डिब्बा जेब में रखकर सिगरेट फूंकते हैं। लेकिन सिखों में ये शिक्षा संस्कारों तक दी जाती है बचपन से कि सिगरेट नहीं पीते हैं सिख, इसलिए ज्यादातर सिख सिगरेट से दूर रहते हैं। ठीक, गौमांस के बारे में शिक्षा का विचार हो, बीफ जिसको आप कहते हैं, पोर्क, सुअर के मांस के बारे में शिक्षा का विचार हो, तो गौमांस निषेध है, ये हिंदुओं में संस्कारों तक है, मुसलमानों में विचारों तक है, तो वो खाते हैं। पोर्क हराम है, ये मुसलमानों में संस्कारों तक है, हिंदुओं में विचारों तक है, दूसरे धर्मों में वो खाते हैं। समझ पा रहे हैं? अल्कोहल, शराब इस्लाम में हराम है, संस्कारों तक है, इसलिए कम लोग पीते। तो याद रखिए, शिक्षा तभी असर दिखाती है जब वो संस्कारों तक पहुंचे। दिक्कत यह है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो पढ़े लिखे आतंकवादी हैं उनमें मॉडर्न सेकुलर एजुकेशन सिर्फ विचारों में ठहर गया, आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा विचारों में ठहर गई, लेकिन कट्टरपंथी शिक्षा उनके संस्कारों में उतर गई, और इसलिए उस शिक्षा का प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि वो मॉडर्न सेकुलर एजुकेशन को छोड़कर भी क्या बन गए? आतंकवादी बन गए। तो ये आतंकवाद की कारणों के अंतर्गत जो हम चर्चा करते हैं उस पर बात की जाती है। इन रीसेंट टाइम आतंकवाद को फैलाने के लिए कई कारकों को जिम्मेदार माना गया है। कुछ कारकों के मैं एक एक करके बता रहा हूं, आप ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा ये कैसे जिम्मेदार हैं। पहला है ग्लोबलाइजेशन, दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा है स्टेट सपोर्ट, ठीक है, चौथा है कोल्ड वॉर, पांचवा है अमेरिकी एकाधिकार या अमेरिका की नीतियां, अमेरिकी एकाधिकार का प्रयास,
छठवां है जो सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था, सभ्यताओं का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक। सातवां कारण है दुनिया भर में उभर रहा दक्षिणपंथी उभार, जिसमें मेजॉरिटी डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, माइनॉरिटीज का सप्रेशन दिखाई देता है, तो दक्षिणपंथी उभार इसको एक कारण माना जाता है। ठीक। ड्रग टेरर, ये एक बहुत, तो ड्रग एंड वेपन ये जब खुले तौर पर मिलेंगे तो आतंकवाद फैलेगा। अगला कारण है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से इसका जुड़ाव, संगठित अपराध से इसका जुड़ाव। अगला कारण है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD, नरसंहार के हथियारों ने इनको बहुत ज्यादा ताकत दे दी है या बहुत ज्यादा कर दिया है। ठीक है। और इसके बाद आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जुड़ाव का अभाव, गुड और बैड टेरर हमने बताया अभी कि कुछ गुड होता है और कुछ क्या होता है, बैड होता है। आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कानूनों का अभाव, भारत में ही देख लीजिए आप, पहले टाडा आया, फिर पोटा आया, फिर हमने पोटा भी हटा दिया, क्योंकि जो कानून होते हैं उनके दुरुपयोग की भी संभावना होती है। ठीक। तो ये सब आतंकवाद के प्रसार के पीछे जिम्मेदार कारण हैं। एक एक करके हम देखने की कोशिश करें। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने दुनिया में आवागमन आसान कर दिया है और इसलिए आतंकवाद क्षेत्रीय से राष्ट्रीय होते हुए, परराष्ट्रीय होते हुए वैश्विक हो गया है। और इसको, ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं कि एनजीओ के माध्यम से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से, नकली नोटों के प्रसार के माध्यम से, हथियारों के अबाध आवागमन के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन ने प्रश्रय दिया। सूचना संचार तकनीक ने आतंकवाद को साइट बाउंड नहीं रखा। अब आईसीटी की मदद से हम साइबर टेरर के विचार को जीते हैं। और साइबर टेरर का मतलब है आईसीटी के माध्यम से आतंकवाद को फैलाना, जिसमें विचारधारा फैलाना होता है। पहला है, ठीक है ना, आइडियोलॉजी। तो साइबर टेरर में क्या होगा, पहले आतंकवाद की, आईएस के एग्जाम्पल देख लीजिए, आतंकवादियों की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं आतंकवादी संगठनों की, जिससे वो विचारधारा फैलाते हैं। फिर प्रोपोगेंडा करना, सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। फिर फंड्स इकट्ठे करना, ये आतंकवादी इस ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भर्ती अभियान चलाना, आपने देखा आईएस का ऑनलाइन भर्ती अभियान चलता है। फिर ऑनलाइन तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट रहना, कोऑर्डिनेट करना, इंटरनेट टेलीफोनी का यूज आतंकवादी घटनाओं के लिए करना। ठीक है। और अब तो ई बॉम्ब्स वगैरह जो आए हैं, उनके माध्यम से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ध्यान से सुनना, आतंकवाद में सहायक भी है और अब यह ई बॉम्ब के रूप में आतंकवाद का कारक भी बन रही है। यानी सहायक भी है और कारक भी है, ऐसा कहा जा सकता है। बाकी इसको हम अलग से पढ़ेंगे, तो हमारा एक टॉपिक है। स्टेट सपोर्ट का मतलब है आज दुनिया में जहां भी आतंकवाद चल रहा है, वो नॉन स्टेट फैक्टर्स अकेले नहीं कर सकते, वो ऐसा करने के लिए स्टेट फैक्टर्स की मदद ले रहे हैं। भारत में आतंकवाद हो तो पाक प्रायोजित है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक। फिलिस्तीन का जो आतंकवाद है वो अरब देशों द्वारा प्रायोजित है। कहीं पर भी आप दुनिया में यदि आतंकवाद को देखेंगे तो उसके पीछे चिचिनिया का आतंकवाद अमेरिका प्रायोजित है। तो दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं के पीछे पड़ोसी राज्य का समर्थन जरूर दिखाई देता है। भारत में पाक प्रायोजित आतंकवाद इसका उदाहरण। कोल्ड वॉर की कहानी बड़ी सिंपल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बटा, अमेरिका और सोवियत संघ, और इन्होंने दुनिया के देशों को अपने अपने गुट में बना लाने का कोशिश किया और दोनों गुटों ने नाटो और वार्सा के तौर पर एक दूसरे के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। यानी एक दूसरे के देश में, दोनों ध्रुवों ने दूसरे देशों में यह प्रयास किया कि वहां पर आतंकवाद को प्रसारित किया जाए। तो इसी क्रम में अमेरिका की हमेशा यह रणनीति रही कि वो रूस और चीन और पूर्वी यूरोप के देश सहित सारे साम्यवादी देशों में आतंकी घटनाओं को दे, और उनकी वो रही कि वो पश्चिमी यूरोप, अमेरिका सहित जो पूंजीवादी देश हैं वहां पर आतंकी घटनाओं को करें। और इसी क्रम में अमेरिका ने रूस को प्रतिसंतुलित करने के लिए तालिबान बनवाया, अल कायदा बनवाया, बहुत सारे ऐसे संगठनों की स्थापना की जिसके कारण आतंकवाद फैला। ठीक। उसके आगे जाकर चलें कि ये देखा जाता है इस्लामिक टेरर के रूप में जो आतंकवाद आया है, वो आतंकवाद बेसिकली सभ्यताओं के संघर्ष की कहानी है। इस्लाम और ईसाइयत में लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ी जा रही है। अब फिर दुनिया को दारुल इस्लाम में बदलना, फिर ईसाइयत की सर्वोच्चता को चुनौती देना, ये आतंकवाद का कारण बन रहा है। दक्षिणपंथी उभार का मतलब है कि दुनिया के देशों में बहुसंख्यक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का आना और मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के द्वारा नेशनलिज्म को अपने तरीके से परिभाषित करना और उस परिभाषा से ना जुड़ने वालों को एंटी नेशनल घोषित करना। आज दुनिया में कहीं भी देखें, अमेरिका में ट्रंप हो, इंग्लैंड ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन हो, एंजेला मार्केल हो, फ्रांस में मैक्रोन हो, या हमारे भारत में मोदी जी हों, इन सबको राइट विंग लीडर्स के तौर पर देखा जाता है। और इन राइट विंग लीडर्स की आइडियोलॉजीज से, एक्शन से माइनॉरिटी सेपरेशन की स्थितियां बनती हैं, ऐसा माना जाता है, जिससे वो वर्ग आतंकवाद से जुड़ सकता है। ड्रग एंड वेपन, ये आतंकवाद का ब्लड स्ट्रीम कहा जाता है। आतंकवाद को जिंदा रहने के लिए तीन चीजें चाहिए, विचारधारा, लोग और पैसा। विचारधारा हमारे पास है, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। पैसा जहां से आता है वो दो ही चीजों का व्यापार है, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, अब उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह और जुड़ गई है, तो ये इसका ब्लड स्ट्रीम माना जाता है।
ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब है कि आतंकी घटनाओं को पूरा लागू करने के लिए हमको अपराधियों का नेटवर्क चाहिए, और ये अपराधी आतंकवादियों को पहुंच देंगे, प्रवेश देंगे, प्रश्रय देंगे, पहचान देंगे, प्रोपेगेंडा देंगे, सब चीज देंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म में जो रिलेशन होता है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम, दाऊद आतंकवादियों का मददगार बन गया, और बंबई में बम विस्फोट से लेकर आतंकी घटनाएं दाऊद के नेटवर्क के माध्यम से होती। उससे आगे चलें तो गुड बैड टेरर की कहानी मैं आपको बता चुका हूं। जो आखिरी बिंदु है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मैं बात करूंगा कि अमेरिका ने आतंकवाद कैसे बढ़ाया। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब है यदि दुनिया में ऐसे मारक हथियार हैं जो मिनटों में दुनिया समाप्त कर सकते हैं, तो आतंकवादियों का यह मानना है कि आज नहीं तो कल एक तो मिलेगा। और द मोमेंट आई गेट अ न्यूक्लियर वेपन विथ मी, आप देखिए हॉलीवुड की कई मूवियां जेम्स बॉन्ड की इसी पे बनती हैं कि परमाणु बम चुरा रहे हैं आतंकवादी। एक दिन यदि मेरे को कोई केमिकल वेपन मिल गया, केमिकल वेपन समझ रहे हैं ना, जो गैसेस वगैरह होती है, मस्टर्ड गैस वगैरह, एक दिन यदि मुझे कोई बायोलॉजिकल वेपन मिल गया, जैविक हथियार मिल गया, अरे एंथ्रेक्स, अभी कोविड जिसपे बात, कोरोना वायरस, उस दिन मैं मिनटों में दुनिया को घुटने पे ले आऊंगा, क्योंकि मैं कहूंगा या तो मेरी बात मानो या मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा। अब बात यह है कि यदि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दुनिया ने बनाए हैं, तो आतंकवादियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है कि वैसे तो हम सीधी लड़ाई में दुनिया के देशों को हरा नहीं सकते या राज्य कारकों से लड़ नहीं सकते, लेकिन यदि हमारे पास इनमें से एक भी आ गया तो इतनी ब्लैकमेलिंग पावर हो जाएगी कि हम अपनी आइडियोलॉजी को, अपने गोल्स को पालन करने के लिए दुनिया को मजबूर कर देंगे, घुटने पर आने के लिए मजबूर कर देंगे। और इसी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ने उनको इतनी ताकत दी है, चाहे, और इसलिए वो नए नए तरीके खोजते रहते हैं आतंक दिखाने के, आतंक फैलाने के, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हवाई जहाज से हमला हो, या हाल ही में भारत में पुलवामा में इंप्रोवाइज्ड डिवाइस जो होती है आईईडीज, उनके माध्यम से किया गया आत्मघाती हमला हो। ये सारे हमले ये दिखाते हैं कि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का यूज करने से नहीं डरेंगे, क्योंकि उन्हें मरने से डर नहीं है, जिनको डर है वो हमारी बात माने। आतंकवाद के कारणों को समझाने वाले विद्वान ये कहते हैं कि दुनिया में आतंकवाद की जननी अमेरिका रही है, और अमेरिका ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे दुनिया में आतंकवाद आज इस स्थिति में है। सबसे पहला कार्य उसने किया कि कोल्ड वॉर के दौरान उसने ही अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ठीक है, या फिर इन जगहों पर रूस के खिलाफ आतंकी संगठनों को प्रश्रय दिया, पैसा दिया। ये कहा जाता है कि दुनिया भर में ड्रग टेरर को फैलाने में, यानी मादक द्रव्यों के व्यापार को बढ़ाने में, इन तालिबानियों को, ठीक है, या बाकी लोगों को अफीम की खेती को प्रोत्साहित करने में, इवन लैटिन अमेरिका में कोलंबिया जैसे देशों में या मैक्सिको जैसे देशों में ड्रग कारोबार को फैलाने में सीआईए की भूमिका मानी जाती है, क्योंकि वो इस ड्रग टेरर के पैसे से पूरे दुनिया में आतंक की फंडिंग करते थे। यह कहा जाता है कि अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विचार, जिसके तहत वो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के नाम पर तख्ता पलट, सत्ता पलट करके कठपुतली सरकारों को बिठालते हैं, ये दुनिया में आतंकवाद का कारण बना। इसकी शुरुआत खाड़ी युद्ध से हुई और इसकी परिणति अरब स्प्रिंग में दिखी, जहां 2010 के बाद हमने ट्यूनीशिया में, लीबिया में, मिस्र में, अभी हम देख रहे हैं कहां, सीरिया में हमने सत्ता परिवर्तन देखी। इवन सद्दाम हुसैन का जो सत्ता परिवर्तन था वो इसी के अंतर्गत आता है। फिर यह माना जाता है कि अमेरिका अपनी तेल कूटनीति के अंतर्गत आतंकवाद को लाता है। तेल कूटनीति का मतलब है वो अपने ऑयल रिजर्व्स को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन पश्चिम एशिया के ऑयल रिजर्व्स को यूज करना चाहता है, और इसीलिए वो इन क्षेत्रों में अशांति रखकर अपनी कठपुतली सरकार को लाता है, ताकि ऑयल रिफाइनरीज उसके किस में रहें, नियंत्रण में रहें। फिर यह कहा जाता है कि अमेरिका की वेपन डिप्लोमेसी आतंकवाद का कारण है, और ये क्या है समझिए। इसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है, और यदि अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखना है तो उसको हर 10 साल में एक युद्ध चाहिए। अब तो 5 साल में एक युद्ध चाहिए, इकोनॉमी और नीचे चली गई, और युद्ध चाहिए तो इस युद्ध में वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा अपने नए नए हथियार। जैसे अभी अफगान युद्ध के दौरान उसने क्लस्टर बम दिखाए थे लादेन के खिलाफ, तो भारत ने कहा भाई हम भी ऑर्डर दे रहे हैं, गुफा में हमको भी निकालना है कुछ लोगों को। तो जब अब नए नए फाइटर प्लेन दिखाना है, नए नए बम दिखाना है, नई नई मिसाइल दिखानी है, तो ये हवा में तो दिखा नहीं सकते, ना कंप्यूटर सिमुलेशन से दिखा सकते हैं। हथियारों को बेचने का आदर्श स्थल युद्ध होते हैं, और अमेरिका को हथियार बेचने के लिए युद्ध चाहिए, और इसी युद्ध के लिए चलते वो दुनिया में गृह युद्ध करवाता है, जहां आतंकवादी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा सीधा आरोप है। अमेरिका पर यह भी आरोप है कि वो रिकंस्ट्रक्शन डिप्लोमेसी, ऑयल डिप्लोमेसी बताई मैंने, फिर एक डिप्लोमेसी हमने बताई, वो कौन सी डिप्लोमेसी थी, वेपन डिप्लोमेसी, हथियार कूटनीति, तेल कूटनीति, पुनर्निर्माण कूटनीति एक शब्द है। रिकंस्ट्रक्शन डिप्लोमेसी ये कहती है कि अमेरिका दुनिया के देशों में आतंक को प्रश्रय देकर पहले तो उस देश को तबाह करवा देता है, जैसे इराक तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, और जब वो देश पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, इमारतें, सड़कें, बिल्डिंग्स, तब वो वहां पर बैठकर दुनिया के देशों से कहता है कि अरे देखो क्या हो गया, अब इस देश को फिर से खड़ा करना पड़ेगा, खड़ा करने के लिए पैसा लगेगा। पूरी दुनिया के देश चंदा देने आ जाते हैं, नहीं नहीं ठीक बात है, इराक में बिल्डिंग रोड बनवानी है, सीरिया में ऐसा करना है, और इन सारे निर्माण कार्यों के ठेके मिलते हैं अमेरिकी कंपनियों को।
और इस तरीके से अमेरिका जो पैसा युद्ध में खर्च करता है वो रिकंस्ट्रक्शन डिप्लोमेसी के माध्यम से, वेपन डिप्लोमेसी के माध्यम से वापस कमा लेता है। और इसलिए अमेरिका दुनिया में टेरर फंडिंग के लिए कितना भी पैसा दे वो अपना पैसा वापस ले लेता है, और ये रिकंस्ट्रक्शन डिप्लोमेसी भी दुनिया भर में आतंकवाद का एक बड़ा कारण बनती है। एक अंतिम कारण जो माना जाता है वो इजराइल है। ऐसा कहा जाता है कि अरब देशों की छाती पर मूंग दलने के लिए एक देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल बना, जिसको पीछे से पापा अमेरिका का समर्थन है। और पापा अमेरिका ने यह कह के रखा है कि भाई इजराइल के खिलाफ हमला मेरे खिलाफ हमला है, इजराइल मेरा प्रतिनिधि राष्ट्र है। ऐसी स्थिति में जब इजराइल 2 बार अरब देशों के समूह को युद्ध में हरा चुका है और फिलिस्तीन के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है, तो पश्चिम एशिया के देश जहां आतंकवादी संगठन सबसे ज्यादा आते हैं, उन्हें इस्लामिक क्राइसिस, इस्लाम खतरे में है, पहचान खतरे में है, सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इस भावना से जुड़ते समय नहीं लगता। और इसीलिए अमेरिका की इजराइल प्रश्रय की नीति भी दुनिया में टेरर या इस्लामिक टेरर को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है। हम काफी लंबे समय तक आपको सिर्फ ये बता रहा हूं मैं कि रीजन फॉर टेरर क्या क्या हो सकते हैं। देयर कैन बी जनरल रीजन, देयर कैन बी स्पेसिफिक रीजन। मूल क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से आते हैं, इसको हमने विस्तार से समझा। ठीक, तो अब आतंकवाद के कारणों को जानने के बाद हम ये चर्चा करें कि आतंकवाद दुनिया में किन रूपों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आतंकवाद के चेहरे क्या हैं, आतंकवाद के स्वरूप क्या है। मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया में आतंकवाद बहुरूपिया हो गया है। बहुरूपिया समझते हैं? मैनी फेसेस। और ये बहुरूपिया बना है अलग अलग कारणों से। ठीक, धर्म के आधार पर वंचना से पैदा हुआ धार्मिक आतंकवाद। देखो चेहरे देखते जाओ। भाषा के आधार पर वंचना से पैदा हुआ भाषाई आतंकवाद। नस्ल के आधार पर वंचना से पैदा हुआ नस्लीय आतंकवाद। और आर्थिक वंचना से पैदा हुआ आर्थिक आतंकवाद, जिसे भारत में कहा जाता है नक्सलवाद। ठीक, अलग अलग प्रकार है। ठीक, अब देखिए, राजनीतिक कारणों से पैदा हुआ राज्य प्रायोजित आतंकवाद, जैसे पाकिस्तान वाला हम सब बात कर चुके हैं, मैं सिर्फ चेहरे बता रहा हूं। तो धार्मिक आतंकवाद का उदाहरण इस्लामिक आतंकवाद हो सकता है, यहूदी आतंकवाद हो सकता है, बौद्ध आतंकवाद हो सकता है। आजकल तो सब तरीके का आतंकवाद दिखाई देता है। ठीक, ईसाई आतंकवाद दिख सकता है, भगवा टेरर की बात करते हैं। भाषा के आधार पर बात किया जाए तो तमिल आतंकवाद को देखा जाता है, उसका था। बंगाली आतंकवाद था जो पूर्वी बंगाल में था। नस्ली आधार पर हमने बात किया, बलूच टेरर है जो है, बास्क टेरर जो है, कैटलेनियन जो स्पेन में दिखाई देता है, चेचेनियन टेरर जो है वो इसके अंतर्गत दिखता है। आर्थिक आतंकवाद का उदाहरण हमने साउथ सूडान को लिया था, नक्सलवाद को लिया है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद का उदाहरण हम पाक प्रायोजित आतंकवाद के तौर पर या चीन प्रायोजित माओवाद के तौर पर देख सकते हैं। फिर इससे आगे बढ़े हम तो दुनिया में ये देखो, राजनीतिक हो गया, विचारधारा के आधार पर, आइडियोलॉजी के आधार पर वामपंथी और दक्षिणपंथी आतंकवाद है। दक्षिणपंथी आतंकवाद का उदाहरण हिटलर का नाजीवाद या फांसीवाद को माना जाता है। दक्षिणपंथी आतंकवाद जो बहुसंख्यक आतंकवाद होता है, जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद के तौर पर दिखता है। जबकि वामपंथी उग्रवाद के अंतर्गत भारत में नक्सलवाद है, जो माओ से तुंग की विचारधारा और लेखों को पढ़कर प्रेरित है। इसके अलावा पश्चिमी जर्मनी में रेड आर्मी हुआ करती थी। ठीक है, इटली में रेड ब्रिगेड हुआ करती थी। पश्चिमी जर्मनी में रेड आर्मी, इटली में रेड ब्रिगेड, पेरू में शाइनिंग पाथ, पेरू में शाइनिंग पाथ, अर्जेंटीना में मोटिनीरो, अर्जेंटीना में मोटिनीरो। ये वो सारी संस्थाएं हैं जो वामपंथी उग्रवाद से जुड़ती हैं या वामपंथी उग्रवाद को दर्शाती हैं। ठीक, इन्हीं में से एक नाम कंबोडिया का भी आता है, खमेर रूस। कंबोडिया में खमेर रूस, ये भी वामपंथी विचारधारा पर आधारित आतंकवाद का उदाहरण था। ठीक है, अब देखिए, वामपंथी और दक्षिणपंथी उग्रवाद ये तो विचारधारा पर आधारित हो गए। अब विचारधारा से आधार आगे जुड़ते हैं। यदि तकनीक को आधार बनाए तो हमारे पास नार्को टेरर है, जो मादक द्रव्यों के आधार पर फैल रहा है, यानी मादक द्रव्यों से पैसा मिल रहा है। हमारे पास
साइबर टेरर है जो सूचना संचार तकनीक से फैल रहा है, हमारे पास केमिकल टेरर है जो केमिकल वेपन से फैल रहा है, हमारे पास बायोलॉजिकल टेरर है, अभी कोविड के बाद तो ये बहुत जो बायोलॉजिकल हथियारों से फैल रहा है। ठीक, इनके अलावा हमारे पास ये नार्को साइबर, हमारे पास मेरीटाइम टेरर है जो समुद्री डकैती या समुद्री यात्राओं से जुड़ा हुआ है। तो समुद्री आतंकवाद के लिए शब्द यूज किया जाता है जिसका नाम है मेरीटाइम टेरर। तो राजनाथ सिंह जी ने भारत के संदर्भ में मेरीटाइम टेरर की परिकल्पना पर भी बात की थी। ठीक है, तकनीक है, तरीका है, और इनसे आगे जाएं, नए नए तरीकों से आतंकवाद है। सबसे खतरनाक है हमारे पास सुसाइड टेरर भी है, आत्मघाती फिदाइन, यानी वो टेररिज्म जिसमें व्यक्ति, मैंने कहा था आतंकवाद कोई विचारधारा नहीं, आतंकवाद क्या है, प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को किस रूप में अंजाम दिया जाएगा उसी आधार पर इसको कहा जाएगा। आप यहां पर एक चीज और छोड़ दिए, न्यूक्लियर टेरर है। अब देखो बहुरूपिया बना कि नहीं बना, दुनिया में कितने प्रकार का आतंकवाद दिख रहा है। तो आतंकवाद के पीछे का आधार क्या है, इसी को लेकर अलग अलग टेरर कहे जाते हैं। इनमें सारे टेरर्स मोर और लेस समझाए जा सकते हैं। साइबर टेरर आपके सिलेबस में ही आगे आएगा, नार्को ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा है। इस समय जो बहुत चर्चित या चिंतित हो सकता है वो बायोलॉजिकल टेरर है। मैं बायोलॉजिकल टेरर आपको अलग से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं स्वरूप में, क्योंकि कोविड के दौर में बायोलॉजिकल टेरर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर उभर सकता है। अब देखिए, इनफैक्ट मजेदार बात देखिए, आज से लगभग 6 या 7 महीने पहले नई दिल्ली में, तब कोविड का मामला तो था नहीं, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मिलिट्री मेडिसिन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मैं फिर से कह रहा हूं, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ के नॉर्मली सम्मेलन होते हैं, इसका मिलिट्री मेडिसिन कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में राजनाथ सिंह जी ने, अभी वो डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर हैं, इस बात को प्रमुखता से उठाया कि दुनिया को अब सबसे ज्यादा खतरा जैविक आतंकवाद से। अब मुझे नहीं पता राजनाथ सिंह जी ने चीन में कुछ पहले चर्चा की हो नहीं की हो, मतलब मजाक में कह रहा हूं, लेकिन या राजनाथ सिंह जी भविष्य दृष्टा संजय की तरह हो जिन्होंने देख लिया हो कि बस अब आने वाला है। लेकिन उन्होंने ये बात कही थी, आप उनका भाषण उठाकर देख सकते हैं, और उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं से है। इस चिंता के बाद दुनिया भर के देशों में जैविक हथियारों पर नियंत्रण का विचार उभर कर सामने आया। एससीओ इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कि हमको जैविक हथियारों के निर्माण को रोकना चाहिए और जैविक हमलों से बचने की तैयारी करना चाहिए। अब देखिए, जैविक हथियार से मतलब होता है एनी वायरस, बैक्टीरिया, जर्म, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या जर्म जो संक्रमण की क्षमता रखता है, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या जर्म जो संक्रमण की क्षमता रखता है और मानवीय जीवन के लिए घातक हो सकता है, उसे एकत्रित करना, संग्रहित करना, सुरक्षित करना जैविक हथियारों का निर्माण है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि कई देशों ने, पहले प्लेग आया है, डेंगू आया है, एंथ्रेक्स आया है, अभी कोरोना आया है, इन वायरसेस को प्रिजर्व करके रखा है कि जब मौका मिलेगा तो अब हम इसको क्या कर देंगे, फैला देंगे। तो वो सारे वायरस, बैक्टीरिया और जर्म जो आसानी से प्रसारित हो सकते हैं जल के माध्यम से, स्थल के माध्यम से, जिसमें प्रसारण क्षमता बहुत ज्यादा है, संक्रमण की क्षमता बहुत ज्यादा है, ठीक, उनको संग्रहित करके रखना जैविक हथियारों का निर्माण है। और सामान्यतः यह निर्माण बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोगों के दौरान किया जाता है। जैसे चीन की वुहान लैब के बारे में कहा जा रहा है, वहां बायोटेक पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, ड्रग टेस्टिंग हो रही थी, उस दौरान यह बैक्टीरिया का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के नेगेटिव दुष्परिणाम के तौर पर हमारे पास बायोलॉजिकल वेपन दिखाई देते हैं। जब इन वेपन्स का प्रयोग किसी राज्य या गैर राज्य कारक द्वारा किसी अन्य राज्य के खिलाफ किया जाता है, मैं फिर से कह रहा हूं, पाकिस्तान या पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन यदि भारत के खिलाफ इन हथियारों का प्रयोग करेंगे तो हम इसे बायोलॉजिकल अटैक कहेंगे, जैविक हमला। 3 शब्द हैं, एक जैविक हथियार, एक जैविक हमला, एक जैविक युद्ध। तो जैविक हथियार मैंने बताया, जैविक हथियारों को डिलिबरेटली नुकसान पहुंचाने की इच्छा से पहले इकट्ठा करना और फिर किसी के देश में फैलाना, उसको कहते हैं जैविक हमले। और जब ये हमले दोनों तरफ से होने लगे तो ये क्या कहलाएगा, जैविक युद्ध। ये वैसे ही है, साइबर अटैक, साइबर वॉर। ठीक है, अब दुनिया भर में जो बायोलॉजिकल एजेंट्स डेवलप होते हैं, इनकी लिस्टिंग करने वाली संस्था है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप दुनिया में जो भी नए बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं उनको देखकर उन्हें 2 श्रेणियों में बांटती है कि एक दवा की दृष्टि से उपयुक्त है और दूसरा ये दवा के साथ साथ जैविक हथियार के तौर पर भी निर्मित हो सकता है। और दुनिया भर के देशों को ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की बायोलॉजिकल लिस्टिंग के साथ अपने आप को समन्वय बिठाकर चलने की क्या होती है, जरूरत होती है।
ये देखा गया है कि बायोलॉजिकल वेपन बाकी वेपन्स की तुलना में, चाहे जो WMD कहलाते हैं, ये भी एक तरीके का WMD है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ये थोड़े समय में बड़ी आबादी को खत्म कर सकता है। लेकिन ये कहा गया कि ये केमिकल वेपन्स की तुलना में, न्यूक्लियर वेपन्स की तुलना में, ठीक है, ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि एक, इनको प्राप्त करना आसान है, दूसरा, इन्हें प्रसारित करना आसान है, तीसरा, प्रसारित करने के बाद छुप जाना भी आसान है, क्योंकि इनका असर कई दिनों बाद दिखता है। तो हो सकता है कि चीन के प्रीमियर जब आए हों, मजाक में कह रहा हूं, तो झूला झूलते समय ही छोड़ गए हों और अब उसका क्या दिख रहा हो, असर दिख रहा हो। आप समझिए इस बात को, क्योंकि बहुत सारे यात्री समय समय पर यहां पर आए, तो होता यह है कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद असर दिखता है, तो इसको पहचानना, ठीक है, तो इसको फैलाना आसान है, इससे बचना आसान है, और फिर जब ये फैल जाता है तो ये व्यापक पैमाने पर क्षति का क्या करता है, काम करता है, बहुत बड़ी आबादी को एक साथ नुकसान पहुंचाता है, और इसके प्रभाव लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी इसका असर धीरे धीरे खत्म होता है। जैसे कहा जा रहा है कि कोविड इंपैक्ट जो रहेगा, इट विल लास्ट फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। हम इसके पहले न्यूक्लियर वेपन के लिए सुनते थे, तो इसलिए इनको केमिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह की तुलना में हानिकारक माना जाता है। अब ये समझिए, दुनिया में जैविक हथियारों का प्रयोग कोई नई बात नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि दुनिया में जैविक हथियार इसके पहले कभी प्रयोग ही नहीं किए गए। 18वीं सदी में यूरोपियन कंट्रीज ने नॉर्थ अमेरिका के खिलाफ बायोलॉजिकल वेपन यूज किए थे, जब उन्होंने ऐसे कंबल और टेंट वहां जानबूझकर भिजवाए थे जिसमें चेचक के जीवाणु होते थे, ठीक है। इसके बाद 1930s में जापान ने, ठीक है, चीन के खिलाफ यूनिट 731 नाम से, जापान ने चीन के खिलाफ यूनिट 731 के नाम से एक बैक्टीरिया भेजा था जो बुबोनिक प्लेग का कारण बना था। कौन से प्लेग का? बुबोनिक प्लेग या हेजे का कारण बना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने इटली में मलेरिया के जीवाणु भेजे थे। तो पुराने इतिहास में भी यदि आप देखें तो बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयोग किया गया है, ठीक। इसके अलावा रिसेंट टाइम में यह कहा जाता है, यानी हाल फिलहाल के वर्षों में यह कहा जाता है कि इबोला वायरस हो, एंथ्रेक्स हो, ठीक है, या फिर आपका एंथ्रेक्स वायरस था, इबोला वायरस था, हाल ही में कोरोना वायरस हो, इन सबको भी एक सोची समझी रणनीति के तहत ही प्रसारित किया गया है, ठीक। तो बेसिलस एंथ्रेक्स, ये नाम जरूर आपने सुना होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना के बाद वहां पाउडर के रूप में, किसमें? पाउडर के रूप में बेसिलस एंथ्रेक्स के जीवाणु पोस्ट यानी डाक के द्वारा से प्रसारित किए गए थे, जिससे पूरे अमेरिका में एक भय का माहौल पैदा हो गया था, ठीक है। इसको बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर देखा जाता है। इबोला वायरस हिमोरेटिक फीवर का कारण बनता है, वारियोला मेजर स्मॉल पॉक्स का कारण बनता है, कॉक्सिएला बर्नेट्स्क्यू फीवर का कारण बनता है, स्यूडोमोनास सेप्टिसीमिया का कारण बनता है। दृष्टि ने बायोलॉजिकल उस पर क्या कहेंगे, टेरर पर एक ऑडियो आर्टिकल बनाया है, आप जरूर दृष्टि की वेबसाइट पर जाकर उसको देखिए, वहां ये तकनीकी नाम आपको बहुत आसानी से पता चल जाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि बायोलॉजिकल टेरर से बचने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। अभी यदि हम बात करें तो 1972 की बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, 1972 की जैविक हथियार संधि है, जिसमें 182 देश शामिल हैं। भारत भी 1973 से इसका सदस्य है। यही जैविक आतंकवाद को रोकने के लिए प्रमुख घटना है। जैविक आतंकवाद से जुड़ा ही एक रूप रासायनिक आतंकवाद का भी है। हालांकि रासायनिक आतंकवाद में हम वायरस बैक्टीरिया की मदद से नहीं, बल्कि हानिकारक गैसों के माध्यम से, हानिकारक केमिकल कंपाउंड्स के माध्यम से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्लोरीन, मस्टर्ड गैस, फास्जीन, नर्व गैस, सरीन गैस, ये कुछ उदाहरण हैं केमिकल वेपन्स के। जापान में सरीन गैस का प्रयोग किया गया था। ईरान ने इराक और कुर्द के खिलाफ मस्टर्ड और नर्व गैस का प्रयोग किया है। वियतनाम में अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज के नाम से केमिकल वेपन को यूज किया था। इटली ने इथोपिया के खिलाफ मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया था। और सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्लोरीन, फास्जीन वगैरह का प्रयोग हुआ था। और दुनिया में इसलिए केमिकल वेपन से जुड़ी ज्यादा व्यवस्था दिखाई देती है। केमिकल वेपन रोकने के लिए 1925 में ही जिनेवा कन्वेंशन साइन हुआ था। जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत केमिकल और इसी तरीके के हथियारों को रोकने की बात थी। उसके बाद जैसे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है 1972 की, वैसे ही केमिकल वेपन कन्वेंशन भी 1993 से लाई गई है। केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 जो 1997 से लागू की गई है। और इस केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंतर्गत, ठीक, जो एक संगठन काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, वो इन हथियारों को रोकने के लिए प्रयासरत है।
मैं फिर से कह रहा हूं, एक ऑडियो आर्टिकल इस पर उपलब्ध है और भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। आप चाहें तो बायोलॉजिकल टेरर को अलग से यहां पर देख सकते हैं। तो ये आपके आतंकवाद के स्वरूपों पर हमने चर्चा की। तो अब आतंकवाद के स्वरूपों को देखने के बाद हम आतंकवाद के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे हमने नक्सलवाद के प्रभाव को पॉजिटिव और नेगेटिव में समझा था, तो लगभग वैसे ही प्रभाव आतंकवाद के भी दिखाई देंगे, लेकिन मैं यहां पॉजिटिव नहीं, सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट्स पर चर्चा करूंगा। और नेगेटिव इंपैक्ट्स को दो तरीकों से देखा जा सकता है। ठीक, फिर से सामान्य प्रभाव, विशिष्ट प्रभाव के अंतर्गत मैं इसको दर्शाऊंगा। सामान्य प्रभाव के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि आतंकवाद भय का वातावरण क्रिएट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, यानी आर्टिकल 21 खतरे में है। आतंकवाद के कारण रूल ऑफ लॉ खतरे में होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज खतरे में होती हैं, संविधान के मूल्य। आतंकवाद सरकार को, संप्रभुता को चुनौती देता है। आतंकवाद देश की एकता और अखंडता को चुनौती देता है। और आतंकवाद अपनी घटनाओं के माध्यम से जान माल की क्षति का कारण बनता है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, और आतंकवाद के कारण ही वहां विकासात्मक वंचना दिखाई देती है। हमने उग्रवाद और विकास के अंतर्गत देखा था कि यदि उग्रवाद होगा तो विकास नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ये सब फियर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, रूल ऑफ लॉ को चुनौती, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को चुनौती, संप्रभुता को चुनौती, एकता, अखंडता, यूनिटी, इंटीग्रिटी को चुनौती, लॉस ऑफ पब्लिक लाइफ, डेवलपमेंटल डिप्रीवेशन, ये सब कारण बनाए जा सकते। यदि हम आतंकवाद के प्रभाव को विशिष्ट रूप में देखें तो ये कहा जा सकता है कि जैसे नक्सलवाद के प्रभाव में नक्सली घटनाएं बता सकते हैं कि कौन कौन सी बड़ी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा को बदल दिया है, केपेबल ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। यानी आतंकवाद ने कुछ ऐसा किया है कि पूरी दुनिया उससे डर गई है या पूरी दुनिया उससे सशंकित हो गई है। तो यदि हम भारत या दुनिया के संदर्भ में बड़े टेरर अटैक्स की बात करें तो सबसे पहला अटैक जो था वो था 1985 में। 1985 में बब्बर खालसा नाम का एक आतंकी गुट था और उसने एयर इंडिया के विमान AI-182 को, मैं फिर से कह रहा हूं, एयर इंडिया के विमान AI-182 को ठीक अटलांटिक महासागर के ऊपर बम से उड़ा दिया था। इस घटना में लगभग 329 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें इंडियन कैनेडियंस वगैरह थे, और ये खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। 1985। दूसरी बड़ी घटना जो दिखाई देती है वो 1993 की है। 1993 में ठीक बाबरी डिमोलिशन के बाद मुंबई में दंगे हुए। उन दंगों में वर्ग विशेष के लोग हताहत हुए। इसका बदला लेने के लिए मुंबई में सिलसिलेवार बम विस्फोट किए गए थे 1993 में, जिसमें RDX का प्रयोग हुआ था। दाऊद इब्राहिम इसी के बाद भारत का आतंकी घोषित किया गया था और भगोड़ा घोषित किया गया था। ठीक, ब्लैक फ्राइडे नाम की एक